मित्रों, रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं व्याकरण का कार्यक्रम। और ये इसलिए कि अब परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो व्याकरण की पढ़ाई से हमें परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण, जिसमें थोड़ा सा हिंदी का भी व्याकरण मिला जुला होगा। तो आज हम तृतीया की विभक्ति को पढ़ेंगे। जो संज्ञाएं होती हैं उसमें करण की या तृतीया की विभक्ति लगाई जाती है, जिससे ये बोध होता है कि किसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है या किससे क्या हो रहा है। तो इस करण की विभक्ति को हम एक बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से समझेंगे। और श्लोक के माध्यम से समझने का उपयोग ये है कि हम उस श्लोक को याद भी रख सकते हैं, तो विभक्ति की समझ बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें एक एक पंक्ति में तीन तीन शब्द हैं। एक है प्रथमा विभक्ति का अर्थात कर्ता का शब्द, एक है तृतीया विभक्ति का अर्थात करण का शब्द, और एक है धातु या क्रिया। और पूरे श्लोक में एक ही क्रिया है जो है विभाति अर्थात शोभिवंत होता है। तो देखो कि इस एक ही क्रिया को बार बार प्रयोग में ला करके कवि ने कितनी सुंदर कविता, कितना सुंदर श्लोक रचा है। तो पहले हम सुनेंगे श्लोक, समझेंगे पहले उसका अर्थ और उसका सौंदर्य, और फिर पढ़ेंगे उसका व्याकरण अर्थात ग्रामर, यानी कौन प्रथमा विभक्ति है, कौन तृतीया विभक्ति है इत्यादि। पयसा कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः मणिना वलयं वलयेन मणिः मणिना वलयेन विभाति करः शशिना च निशा निशया च शशि शशिना निशया च विभाति नभः कविना च विभुर्विभुना च कविना विभुना च विभाति सभा। तो क्या अर्थ हुआ इसका? पयसा कमलम, और आगे कविता की पंक्ति थोड़ी आगे बढ़ने पर धातु या क्रिया का शब्द आता है विभाति। तो गद्य वाक्य बना पयसा कमलम विभाति। तो पयस अर्थात पानी, इसका तृतीया का एक वचन का रूप हो गया पयसा अर्थात पानी से, जल से। पानी से क्या हुआ? कमलम विभाति, और कमलम है प्रथमा विभक्ति, इसलिए वह करता है। तो कमल के विषय में कहा जा रहा है कि कमल जो है वह पयसा अर्थात पानी के कारण विभाति शोभित होता है, शोभिवंत होता है। और कमलेन पयः, पयः अर्थात पानी, विभाति, यहाँ पर पयः प्रथमा अर्थात कर्ता की विभक्ति में आ गया और कमलेन तृतीया विभक्ति में आ गया। तो इस दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि पयः कमलेन विभाति, पानी जो है वह कमल के कारण शोभित होता है, शोभिवंत होता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कवि की कल्पना इससे आगे जाती है और कवि कहता है कि ये दोनों किसी तीसरी वस्तु को शोभित करते हैं। और वह तीसरी वस्तु क्या है? तो पयसा कमलेन विभाति सराह, सराह अर्थात सरोवर। तो यहाँ सरोवर प्रथमा विभक्ति में आ गया। पयसा और कमलेन ये दोनों तृतीया की विभक्ति में, करण की विभक्ति में आ गए, और इन दोनों के कारण सराह विभाति, सरोवर शोभित होता है। इसी तरह अगली पंक्ति में कहा है मणिना वलयम वलयेन मणिः मणिना वलयेन विभाति करः। तो मणिना तृतीया विभक्ति हो गई, वलयम अर्थात कंगन ये प्रथमा विभक्ति हो गई, और विभाति तो मणिना वलयम विभाति या वलयम मणिना विभाति,
वलय जो है वह, कंगन जो है वह मणि से शोभित होता है। और वलयेन मणि ही, यहाँ मणि प्रथमा विभक्ति में आ गया और कंगन तृतीया विभक्ति में आ गया। तो मणि कंगन के कारण शोभित होता है। और इन दोनों के कारण क्या होता है, तो मणिना वलयेन विभाति कराहा। यहाँ अब कराहा आ गया। कराहा अर्थात हाथ, ये प्रथमा की विभक्ति में आ गया। और ये हाथ शोभित होता है किससे, मणिना वलयेन अर्थात मणि और कंगन दोनों के कारण। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति कहती है, शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभा। तो शशिना निशा विभाति, शशिन अर्थात चंद्रमा, तो शशिना शशि के कारण, निशा विभाति रात जो है वह शोभिवंत होती है। और निशया च शशि, और रात के कारण चंद्रमा शोभित होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में तो वो दिखेगा नहीं। तो इस प्रकार चंद्रमा के कारण रात और रात के कारण चंद्रमा शोभित होता है। और शशिना निशया च विभाति नभः, नभः अर्थात आकाश। तो ये आकाश जो है ये किससे शोभित हो रहा है, तो शशि और निशा दोनों के कारण। इसी प्रकार कविना च विभुर विभुना च कविर कविना विभुना च विभाति सभा। कवि के कारण विभु अर्थात राजा, कविना कवि के कारण राजा शोभित होता है। और विभुना च कवि ही, विभु के कारण कवि शोभित होता है। और जिस जगह दोनों एकत्रित होते हैं ऐसी जो सभा है वह सभा कविना विभुना च विभाति, कवि और विभु दोनों के कारण शोभित होती है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक मैंने तुम्हें समझाया। इसे याद कर लो तो तृतीया की विभक्ति उसे याद रखना बहुत सरल हो जाता है। तो मित्रों, आज की व्याकरण की पढ़ाई हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर नया पाठ लेकर के हम आगे चलेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।